तो कंसीडरेशन में हमने पढ़ा व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जब प्रोमिसर के कहने पर। अगर हम कंसीडरेशन का छोटा मीनिंग सुने समझे तो हम कह सकते हैं कंसीडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, यानी क्वी प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न। लेकिन एक्ट के डेफिनेशन में क्या लिखा है? अब मैंने कहा समथिंग इन रिटर्न, यानी आपने मेरे लिए कुछ किया, मैंने आपके लिए कुछ कर दिया, हो गया समथिंग इन रिटर्न। लेकिन एक्ट कह रहा है कि ये जो कुछ आप कर रहे हैं ये प्रोमिसर के कहने पर करें। देखो अंतर समझो, एक लड़का सड़क पर खड़ा हुआ गिटार बजा रहा है, मुझे अच्छा लगा, मैंने उसको 50 रुपए दे दिए, ठीक है ना। तो देखो मैंने 50 रुपए दिए, उसने गाना गाया, तो समथिंग इन रिटर्न हो गया, समथिंग इन रिटर्न तो हो गया। बट इसे हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कंसीडरेशन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये प्रोमिसर के डिजायर पर नहीं है, मेरे कहने से थोड़ी गा रहा था, वो तो पहले से ही गा रहा था। कंसीडरेशन तभी माना जाएगा जब कोई काम प्रोमिसर के कहने पर, प्रोमिसर की डिजायर पर किया गया हो। When at the desire of the promiser, promisee or any other person, करेगा तो मेरे कहने पर, लेकिन करेगा कौन? जिसको मैंने ऑफर किया था वो भी कर सकता है और उसके अलावा कोई और भी कर सकता है, है ना, थर्ड पर्सन। हाँ जी, एग्जाम्पल तो मिलता रहेगा, चिंता न करो। मैंने किसी को कहा कि भाई मेरे शर्ट धुलकर प्रेस करके भेज देना, धोबी को बोल दिया, उसने कहा ठीक है जी, लेकिन वो उसने खुद नहीं धोई, उसने उठाकर वो किसी दूसरे लॉन्ड्री वाले को दे दी, उसने कर दी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक बात ध्यान रखने की है कि प्रोमिसी जब पैसे दे रहा है तब भी जरूरी नहीं है कि प्रोमिसी ही पैसे दे, कोई और दे दे। काम मैंने कराया, पैसे किसी और ने दे दिए। तो कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। और एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन है ये, कंसिडरेशन मस्ट बी, जहां लिखा आ जाए मस्ट बी, एमसीक्यू में ऑप्शन लगेगा प्रोमिसर, और जहां लिखा हो कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम, तो आंसर होगा प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तय कौन करेगा क्या करना है? प्रोमिसर। और करेगा कौन? प्रोमिसी भी कर सकता है, प्रोमिसी की तरफ से कोई और भी कर सकता है। मैंने आपके कहने पर सामान आपके घर भिजवा दिया, पैसे आप दे दो चाहे आपका पड़ोसी दे दे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। काम मैंने प्रोमिसर के कहने पर करा, लेकिन बदले में जो मुझे मिल रहा है वो जरूरी नहीं है कि प्रोमिसी से ही मिले, ठीक है। इट मे फ्लो फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। एंड हैज डन मतलब कर चुका है, डज मतलब कर रहा है, प्रॉमिस टू डू मतलब भविष्य में करेगा, यानी कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों हो सकता है हमारा कंसीडरेशन। और क्या करेगा सर? जी सर बट ऐसा भी तो हो सकता है जो ऑब्जेक्टिव में कंसिडरेशन दे रहे हैं वो इलीगल काम के लिए हो। हाँ, लेकिन ये बात तो बिल्कुल अलग हो गई, है ना। इलीगल कंसीडरेशन अगर है या इलीगल काम के लिए कंसीडरेशन है, तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि कुछ ऐसे एग्रीमेंट है विच आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। उसमें क्या था? एनी एग्रीमेंट ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन ऑफ विच इज अनलॉफुल। तो वो तो वॉइड है एग्रीमेंट, उनकी बात मत करो। हम तो बात कर रहे हैं उन जगहों की जहां हमारा एग्रीमेंट वैलिड है, जहां हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वहां कंसीडरेशन का मतलब क्या है। क्लियर स्टूडेंट? चलिए जी, फिर कह रहा है समथिंग। अब इससे एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि कंसीडरेशन में नॉट बी एडिक्वेट। जो आपने किया है उसके बदले में जो आपको मिला है वो बहुत हो, पूरा हो, मार्केट वैल्यू के बराबर हो, जरूरी है। क्या कह रहा है? समथिंग।
समथिंग का मतलब, समथिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? कुछ कुछ हो सकता है। कुछ क्या होता है? आदरणीय शाहरुख खान जी ने कहा है कुछ कुछ होता है, कुछ वस्तु। है ना? कुछ जो है कुछ वो बहुत कम भी हो सकता है और कुछ बहुत ज्यादा भी हो सकता है ना? अगर कोई आदमी आपसे ये कहे कि मुझे कुछ चाहिए आपसे, तो आप एकदम सख्ते में आ जाते हैं कि इसका कुछ कुछ भी हो सकता है। तो बदले में जो दिया जा रहा है या बदले में जो लिया जा रहा है वो जरूरी नहीं है कि उसके बराबर हो जो आपने दिया है। बहुत ज्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है। कंसीडरेशन मे नॉट बी एडिक्वेट। मैंने आपको जो चीज दी वो 1000 रुपए की थी, बदले में जो चीज ली वो 10 रुपए की थी, लेकिन कंसीडरेशन है। तो इसीलिए कह रहा है समथिंग, वो कितना भी हो सकता है। सच एक्ट, ऐसा किया जाना, और एब्स्टिनेंस या कुछ करने से अलग रहना, और प्रोमिसेस कॉल्ड कंसीडरेशन। ऐसा यानी प्रोमिसर के करने कहने पर कुछ करना या करने से दूर रहना क्या कहलाता है? कंसीडरेशन कहलाता है। क्वेश्चन आ गया जी, देखो। कंसीडरेशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2C-D-E-B। सेक्शन 2D। सेक्शन 2D। सेक्शन 2D सही जवाब है बी, सेक्शन 2D। अब हम आते हैं रूल्स रिगार्डिंग कंसीडरेशन पर। ये तो मैंने आपको भी बताया, कंसीडरेशन में भी मस्ट बी। हाँ, ये ध्यान रखना एग्जाम में भी, है ना? मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। जहां क्वेश्चन में पूछे मस्ट, वहां तुरंत आप सेलेक्ट कर लेना प्रोमिसर। कंसीडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर, मस्ट तो प्रोमिसर और मे तो प्रोमिसी। देखो, कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ठीक है जी। कंसीडरेशन में भी एन एक्ट, कुछ करने के लिए भी हो सकता है, और एब्स्टिनेंस। ठीक है जी, कुछ करने के लिए भी हो सकता है, कुछ नहीं करने के लिए भी हो सकता है, या कुछ करने या नहीं करने का प्रॉमिस भी हो सकता है ना, भविष्य में करेंगे। देयर मस्ट बी म्यूचुअलिटी। म्यूचुअलिटी का क्या मतलब है जी? म्यूचुअलिटी का मतलब है इस हाथ ले उस हाथ दे। दो पार्टियां हैं ए और बी, ए बी को कुछ देगा और बी ए को कुछ देगा। देन क्वेश्चन आ गया जी, कंसीडरेशन मस्ट बी डिजायर ऑफ प्रोमिसर। ऑप्शन प्रोमिसर के प्रोमिसी। The desire of the promiser. एक द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। सही जवाब है ए, प्रोमिसर। कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी या सी? The promisee or any other person. बताओ, प्रोमिसी या प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन? He or any other. बिल्कुल सही जवाब है सी। आप लोग ठीक पहचाने, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। रूल्स रिगार्डिंग कंसीडरेशन आगे चलता है, कहता है कंसीडरेशन मस्ट बी रियल, indefinite and not vague और illusory। ये illusory का मतलब होता है काल्पनिक। टीवी पर एक बाबा जी आते हैं, मैं एक दिन उनका शो देख रहा था, प्रवचन तो नहीं कहूंगा, शो ही था। बाबा जी को किसी ने कहा, बाबा जी मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा। तो बाबा जी ने कहा, मोमोज की चटनी के साथ रसगुल्ले खाओ। निर्मल बाबा। अरे मैं कैसे कहूं, अब ग्रुप में कोई हो निर्मल बाबा के फैन तो वो तो मेरी लगा देंगे लंका, है ना? हो सकता है ना उनके कोई फॉलो, वो कहेंगे कृपानी शुरू हो जाएगी। सही पकड़े हो। अब ये तो बात काल्पनिक है भाई, है ना? कोई ये कहे कि तुम अपनी गाड़ी मुझे दे दो, मरने के बाद स्वर्ग जाओगे। अब भाई मरने के बाद स्वर्ग गया नहीं गया, और स्वर्ग है या नहीं है, ये तो काल्पनिक बात है।
कंसीडरेशन कैसा होना चाहिए? रियल, वास्तविक, जिसे देखा जा सके। हाँ, कुछ मिला है, थोड़ा ही मिले, 1 रुपया ही मिले, 10 रुपया ही मिले, लेकिन कैसा होना चाहिए? रियल। वेग यानी अनसर्टेन नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, और इल्यूजरी भी नहीं होना चाहिए, काल्पनिक भी नहीं होना चाहिए। ऑल्दो कंसीडरेशन मस्ट हैव सम वैल्यू, ये इट नीड नॉट बी एडिक्वेट, ये तो लिख के रख लो, पेपर में एमसीक्यू रखा हुआ मिलेगा। कंसीडरेशन नीड नॉट बी रियल, डेफिनेट, ऐसे करके, और एडिक्वेट भी होगा। कंसीडरेशन मस्ट बी लॉफुल। एक स्टूडेंट ने अभी पूछा था थोड़ी देर पहले कि कंसीडरेशन अनलॉफुल हो तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, है ना। कंसीडरेशन मस्ट बी समथिंग मोर देन प्रॉमिस इज ऑलरेडी बाउंड टू डू फॉर प्रॉमिसर, यानी कि बदले में जो आप कर रहे हैं वो पहले से ही आपकी ड्यूटी थी, वो करने के लिए पहले से ही आप ड्यूटी बाउंड थे, तो फिर वो कंसीडरेशन नहीं माना जा सकता। कैसे? एक शिप कहीं खो गया अपने क्रू के साथ, और शिप के मालिक ने घोषणा करी कि जो भी मेरे शिप को ठीक ठाक वापस लेकर आएगा मैं उसे $1,00,000 इनाम दूंगा। उस जहाज का कप्तान उसको ठीक ठाक लेकर आ गया शिप को, तो क्या वो इनाम मांग सकता है? क्या बदले में जो उसे मिला वो कंसीडरेशन माना जा सकता है? जी नहीं। कप्तान तो पहले से ही शिप को ठीक ठाक लाने के लिए ड्यूटी बाउंड था। आपने अगर कोई ऐसा काम किया है जिसके लिए ड्यूटी बाउंड थे, बच्चों की प्रॉपर केयर, पेरेंट्स आर ड्यूटी बाउंड, उसके बदले में पेरेंट्स कंसीडरेशन नहीं मांग सकते। वो कह देते हैं वैसे ही ऊपरी मन से, पाला पोसा इतना बड़ा करा, है ना, बट वो कंसीडरेशन मांगने के लिए नहीं करते, ठीक है जी। तो कंसीडरेशन जो है वो ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जो करने के लिए आप पहले से ड्यूटी बाउंड नहीं थे। क्वेश्चन आ गया, कंसीडरेशन मस्ट बी रियल, इल्यूजरी, रियल। ठीक, बिल्कुल सही, वाह जी वाह, सौरभ गोयल ने लिखा ए। कंसीडरेशन मस्ट बी समथिंग मोर देन, बी एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, कंसीडरेशन मस्ट बी रियल, ऑल ऑफ द। सोच समझ कर जवाब दीजिए, डी, ऑल ऑफ द अबव। सोच समझ कर जवाब दो। डी सर, डी सोच लिया? डी सर, डी। चलो, डी ही सही जवाब है, ऑल ऑफ द अबव। गोल्डन रूल कहता है नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। एक बहुत अच्छा वर्ड है लैटिन का, न्यूडम पैक्टम, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। पैक्टम मतलब एग्रीमेंट, पैक्ट। न्यूडम मतलब न्यूड, निर्वस्त्र, यानी बेकार, है ना। ये कह रहा है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कंसीडरेशन नहीं है वो कैसा होता है? न्यूडम पैक्टम, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। न्यूडम पैक्टम मींस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट है जी। अगर कंसीडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। देयर कैन नॉट बी एनी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन। बट हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है? नहीं, एक्सेप्शन है, लेकिन इसके लॉ में आप कोई भी रूल बनाओ यूनिवर्सल नहीं बनता, क्योंकि लॉ तो अप्लाई होता है सब पे और हर आदमी एक जैसा नहीं होता। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो एग्रीमेंट्स जो बिना कंसीडरेशन के भी वैलिड हैं, है तो विदाउट कंसीडरेशन बट है वैलिड। पहला, एग्रीमेंट आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। एक बात ध्यान रखना, आउट ऑफ का मतलब बाहर नहीं, आउट ऑफ का मतलब वजह से।
एग्रीमेंट जो हो रहा है किस वजह से? नेचुरल लव एंड अफेक्शन। हम अपने लोगों के बीच में प्रेम प्यार में कुछ कर दें, कुछ ले लें, दे दें विदाउट कंसिडरेशन, तो वैलिड माना जाता है। अब यहां पर कई स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर आपने तो ये कहा था कि घर गृहस्थी में प्यार मोहब्बत में जो एग्रीमेंट हुए वो तो वॉइड होते हैं, सोशल एग्रीमेंट है वो तो कॉन्ट्रैक्ट होते ही नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात। क्यों? क्योंकि हम सोशल एग्रीमेंट यूं ही कर लेते हैं, सोचते समझते नहीं है कुछ। इसलिए इसके साथ दो शर्तें लगा दी। क्या? एग्रीमेंट आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन वैलिड हो जाएगा अगर वो रिटन हो प्लस रजिस्टर्ड हो। अब एक बात बताओ, रजिस्टर कराने के लिए कौन जाता है एग्रीमेंट? जो सीरियस होता है एग्रीमेंट को लेकर। यानी यहां बात केवल प्रेम प्यार की नहीं है, सीरियसनेस की भी है। अब देखो, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पेरेंट्स ने कुछ ना कुछ कहा होगा कि फाउंडेशन पास करोगे तो ये दिलवाएंगे। यह है एग्रीमेंट आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। वो क्यों दिलवा रहे हैं ये चीज? आपको क्यों खरीदवा रहे हैं? प्यार करते हैं आपसे इसलिए। बाइक दिलवाएंगे, आईफोन दिलवाएंगे, लैपटॉप दिलवाएंगे। क्यों? उन्हें क्या मिलेगा आपके सीएमए फाउंडेशन से? अरे प्यार करते हैं आपसे भाई, इसलिए कह रहे हैं, है ना। अच्छा, आपने सोचा कि ये तो सोशल एग्रीमेंट है, नहीं दिलवाया तो आपने एग्रीमेंट लिखवा लिया और जाके रजिस्टर करा लिया, है ना। हालांकि हिंदुस्तान में बड़ा मुश्किल है कि मम्मी पापा से हम कोई एग्रीमेंट लिखवा लें, ठीक है ना। हाँ, बट अगर आपने नेचुरल लव एंड अफेक्शन से किया हुआ एग्रीमेंट लिखवा लिया और रजिस्टर करा लिया तो फिर वो लीगल एग्रीमेंट बन जाता है, फिर वो सोशल एग्रीमेंट नहीं रहता और बिना कंसीडरेशन के भी वो वैलिड होता है। दूसरा, प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर अ पर्सन फॉर वॉलंटरी सर्विस। वॉलंटरी का मतलब है स्वेच्छा से, बिना किसी कंसीडरेशन की इच्छा से। कोई आदमी बिना किसी कंसीडरेशन के फ्री में कुछ सेवा कर रहा है और किसी ने उसकी सेवा ली और बदले में कुछ पेमेंट करने की बात की, ठीक है। स्टूडेंट्स, क्लास पर ध्यान दीजिए, है ना, इधर उधर की बातें नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। प्रॉमिस टू कंपनसेट ए पर्सन फॉर वॉलंटरी सर्विस मतलब एक आदमी बिना किसी इच्छा के, बिना किसी कंसीडरेशन के, बिना किसी पैसे के कुछ सर्विस दे रहा है और किसी ने उसकी सर्विस ले ली। एक लड़का रेलवे स्टेशन पे खड़ा हुआ मास्क बांट रहा है, लीजिए जी मास्क लगा लीजिए जी, बीमारी से बच जाएंगे जी। एक साहब थे, उनके पास मास्क नहीं था, उन्होंने कहा जी हमें भी दे दो, लो जी। उन्होंने पूछा कितने रुपए का है? ये बोले नहीं नहीं पैसे का नहीं है, फ्री है, रखिए। वो बोले नहीं, हाँ हम तो बहुत महान आदमी है भाई, हम फ्री में किसी से कुछ नहीं लेते, बताओ कितने पैसे का है। उन्होंने कहा नहीं 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 पैसे वैसे का कुछ नहीं ले। वो बोला नहीं पैसे तो लेने पड़ेंगे, ऐसे नहीं, फ्री में हम किसी से कुछ नहीं लेते भाई साहब। उसने कहा अच्छा पागल है तो। उन्होंने कहा लाओ 2000 रुपए दो। वो बोले बिल्कुल देंगे पर अभी है नहीं, घर जाके देंगे। प्रॉमिस टू कंपनसेट ए पर्सन फॉर वॉलंटरी सर्विस, ठीक है जी। अब जब वो लड़का 2000 रुपए मांगने उनके घर जाएगा तो उन्हें वो 2000 रुपए देने पड़ेंगे। वो ये नहीं कह सकते कि तुम तो मास्क फ्री में बांट रहे थे, आपने कंपनसेट करने के लिए प्रॉमिस किया तो अब आपको प्रॉमिस कंप्लीट करना पड़ेगा। प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए टाइम बार डेट क्या होता है। देखिए, अगर आपने किसी को उधार दे दिया है तो उधार वापस करने की डेट पर अगर उधार वापस नहीं होता है
तो आप उस उधार को रिकवर करने के लिए, डेट को रिकवर करने के लिए कोर्ट जा सकते हैं 3 साल तक। कोर्ट ने कितना समय दिया, लॉ ने कितना समय दिया? 3 साल। अगर वो 3 साल निकल गए तो फिर कोर्ट भी आपके लोन को वापस नहीं करा सकता। इसे कहते हैं टाइम बार्ड डेट। यानी किसी ने आपसे उधार लिया था, समय पर वापस नहीं किया, 3 साल गुजर चुके हैं, अब वो डेट वापस नहीं हो सकता, कोर्ट भी उसे वापस नहीं करा सकता। हां, जिसने वो उधार लिया था उसने प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारा पैसा लौटाऊंगा। और कैसा? रिटर्न, ओरल नहीं। अगर रिटर्न में उसने ये लिख कर दिया है कि बेशक तुम्हारा जो डेट है वो टाइम बार हो चुका है, लेकिन मैं उसके पैसे लौटाऊंगा, तो अब वो पैसे लौटाने पड़ेंगे, जबकि ये विदाउट कंसीडरेशन एग्रीमेंट है। अब स्टूडेंट्स कहेंगे नहीं सर, विदाउट कंसीडरेशन कैसे हो गया? पैसे तो उसने लिए थे, है ना, कंसीडरेशन तो है। वो कंसीडरेशन तो अब लॉ मानता नहीं है ना जी। वो पैसा तो लॉ की आई में एग्जिस्ट नहीं करता जो वो दे रहा है। जिसने पैसे लिए थे, उधार लिया था, वो तो आपको कुछ दे रहा है, आप बदले में क्या दे रहे हो? तो आप क्या कहोगे? अजी हमने तो पहले पैसे दिए थे, उसको तो लॉ मानता ही नहीं, अब वो तो उधार है ही नहीं। तो हुआ ना विदाउट कंसीडरेशन। लेकिन अगर रिटर्न में दे दिया है कि मैं टाइम बाद डेट रीपे करूंगा, तो वो रीपे किया जाना चाहिए। एजेंसी, एजेंसी का मतलब होता है अपने काम को किसी दूसरे से कराना। आप भी कई बार एजेंट बनकर काम करते हो। एजेंट बन के काम करने का मतलब ये नहीं है काली टोपी लगा लो, काला बड़ा सा कोट पहन लो, काला चश्मा लगा लो, सीक्रेट एजेंट नहीं, कमर्शियल एजेंट। किसी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए बीच में हमने एक आदमी रख लिया है। आप लोग एजेंट का काम कब करते हो? सुबह सुबह मम्मी ने कहा बेटा उठो जरा दूध लेकर आओ, आपने कहा पैसे दो, मम्मी ने कहा जाके दुकानदार को कह देना पापा देंगे। इस समय आप जा रहे हैं पापा के एजेंट के तौर पर। बेशक वो आदमी माइनर हो, फिर भी उसका किया हुआ एग्रीमेंट वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि जिसके बिहाफ पर वो कर रहा है वो माइनर नहीं है, एजेंट में भी माइनर। प्रिंसिपल शुड बी मेजर, प्रिंसिपल एजेंट अडल्ट होना चाहिए, एजेंट तो माइनर भी हो सकता है। छोटा बच्चा भी अगर दुकान पर जाकर सामान लेकर आया है, क्या कहकर के मेरे पापा ने मंगवाया है, तो एग्रीमेंट हो रहा है पापा और दुकानदार के बीच में, छोटा बच्चा तो बीच में एजेंट है। उस बच्चे को क्या मिलेगा बदले में? कुछ भी नहीं। मम्मी ने कहा जाओ दूध लेकर आओ, गए दूध का पैकेट लेके मम्मी को दे दिया, हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं। लेकिन हमने जो एग्रीमेंट किया, उस छोटे बच्चे ने जो एग्रीमेंट किया कि पापा देंगे इसके पैसे, वो वैलिड है। हालांकि पापा और हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो विदाउट कंसिडरेशन था, हमें बदले में कुछ मिलने वाला नहीं था। लेकिन एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड माने जाते हैं। इसके अलावा बेलमेंट, बेलमेंट मतलब अपना सामान किसी को थोड़े दिन के लिए रखने के लिए देना। क्योंकि बेलमेंट आपके कोर्स में नहीं है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसके बारे में हम ज्यादा नहीं बात कर रहे। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि आपने अपना सामान किसी को किसी ऑब्जेक्टिव के साथ दिया। जैसे किसी दोस्त ने कहा अपने नोट्स दे दो, नोट करके वापस दे दूंगा, तो आप हो गए बेलर, सामान देने वाले, और दोस्त हो गया बेली, सामान लेने वाला। बेशक इनके बीच में कोई कंसिडरेशन नहीं है, कोई पैसे का लेन देन नहीं है, लेकिन जो बेली है उसकी ड्यूटी है कि वो उस सामान को संभाल कर रखे, वैसी केयर करे जैसे अपनी किताबों की करता है। हो गया ना कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन बिना कंसिडरेशन का है पर वैलिड है। एंड देन गिफ्ट एक्चुअली मेड। ये गिफ्ट तो हमको पता है, उपहार। एक्चुअली मेड का मतलब क्या है? गिफ्ट में होती है 2 पार्टीज, एक को हम कहते हैं डोनर, गिफ्ट देने वाला, दूसरे को कहते हैं डोनी, गिफ्ट लेने वाला। डोनर ने गिफ्ट दे दिया और डोनी ने एक्सेप्ट कर लिया, सिर्फ एक्सेप्ट कर लिया। किसी ने कहा मैं तुम्हें ये चीज दूंगा, तुम्हारे बर्थडे पर ये चीज दूंगा, मैंने कहा हाँ दे देना, कंप्लीट हो गया गिफ्ट।
और गिफ्ट हमेशा विदाउट कंसिडरेशन होता है। तो अगर गिफ्ट मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मान लीजिए कोई देने आ गया गिफ्ट और मैंने ले लिया, और वो गिफ्ट थी एक बहुत सुंदर जैकेट, है ना, दोस्त ने गिफ्ट कर दिया, मैंने ले लिया, जैकेट पहन ली, पहन के पार्टी में चले गए, लोग बड़ी तारीफ करें, क्या सुंदर जैकेट है, क्या जबरदस्त, क्या हैंडसम लग रहे हो जी। वो दोस्त भी उसी पार्टी में मौजूद है और मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे गिफ्ट मिली है, इसने दी है, भाई थोड़ी तो तारीफ उसकी भी बनती है। वो चिढ़ रहा है इस बात से, तो क्या वो अपनी जैकेट वापस ले सकता है? वो ये कह सकता है ये तो विदाउट कंसिडरेशन है, कॉन्ट्रैक्ट न्यूडम पैक्टम है। अरे भाई कॉन्ट्रैक्ट ही तो न्यूड है, मुझे तो न्यूड मत कर, मुझे तो जैकेट पहनने का पूरा अधिकार है। तुमने जैकेट दे दी, मैंने एक्सेप्ट कर ली, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सुनो जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द गोल्डन रूल ऑफ कंसिडरेशन? इनमें से कौन सा एक्सेप्शन नहीं है? एग्रीमेंट आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, प्रॉमिस टू कंपनसेट ए पर्सन फॉर ऑप्शन बी। एजेंसी, सर बी। प्रॉमिस टू compensate a देखो person. क्या लिखा है, इनवॉलेंट्री सर्विस। वॉलेंट्री हो कैसी सर्विस थी? वॉलेंट्री। तो सही जवाब क्या हुआ? बी। हाँ, एग्जामिनर ऐसे बहुत करता है, छोटे छोटे वर्ड इधर उधर कर देता है, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टेक्निकल मामला है, जरा ध्यान से सुनना। किसी का माइक, अकृत का माइक ऑन है, अकृत माइक ऑफ कर दो। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है दो लोगों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा दो लोगों के बीच की बात है, उनका प्राइवेट मामला है, तीसरा आदमी उसमें नहीं घुस सकता। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में है, ए अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो बी उस पर केस कर सकता है, बी अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो ए उस पर मुकदमा कर सकता है, लेकिन कोई तीसरा यानी स्ट्रेंजर स्यू नहीं कर सकता। स्ट्रेंजर कैन नॉट स्यू। देयर कैन नॉट बी स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट। काम की बात बता दी बहुत। क्या? देयर कैन नॉट बी स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट, बट देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन। अब ये क्या बात हो गई जी? सुनो, हमने क्या पढ़ा? कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, यानी कंसीडरेशन तो स्ट्रेंजर से भी मिल सकता है, लेकिन स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट में स्यू नहीं कर सकता। स्यू कौन करेगा? पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्रेंजर कैन नॉट स्यू। तो लिख लो, अगर कॉपी किताब लेकर बैठे हुए हो, देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन, बट देयर कैन नॉट बी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन फिर वही बात, एक्सेप्शन है, यानी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें स्ट्रेंजर स्यू कर सकता है। पहला, ए बेनिफिशियरी अंडर एन एग्रीमेंट टू क्रिएट ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट का मतलब होता है एक व्यक्ति किसी दूसरे के भले के लिए अपनी प्रॉपर्टी किसी तीसरे को देता है कि इस प्रॉपर्टी को बेनिफिशियरी के लिए यूज करना। मतलब एक मिस्टर एक्स है, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी वाई को दी, इस प्रॉपर्टी को रेंट पर दे देना और जो रेंट आए उससे जेड की पढ़ाई लिखाई का खर्चा चलाना। यहां एक्स हो गए ट्रस्टी, एक्स हो गए ऑथर, वाई हो गए ट्रस्टी, इनको दी गई प्रॉपर्टी, और जेड हो गए बेनिफिशियरी। एग्रीमेंट किसके किसके बीच में है? एग्रीमेंट एक्स और वाई के बीच में है। जेड स्ट्रेंजर है, लेकिन अगर वाई इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल ठीक से नहीं करता
या प्रॉपर्टी से आए हुए रेंट को Z की पढ़ाई पर खर्च नहीं करता तो Z कैन स्यू अपॉन Y। Z Y पर स्यू कर सकता है, यानी बेनिफिशियरी ट्रस्टी पर स्यू कर सकता है, जबकि बेनिफिशियरी ट्रस्टी में ट्रस्ट में पार्टी नहीं था, ट्रस्ट के एग्रीमेंट में। नेक्स्ट, असाइनी अंडर असाइनमेंट। व्हाट इज असाइनमेंट? असाइनमेंट इज ट्रांसफर ऑफ राइट्स ओनली। केवल राइट्स जब ट्रांसफर होते हो, जैसे आपके पास एक गाड़ी है, गाड़ी का इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस 31 जनवरी तक वैलिड है, आपने गाड़ी आज बेच दी। आपको मालूम है ना गाड़ी का इंश्योरेंस कैसे होता है? 1 साल के लिए वैलिड होता है ना? प्रीमियम देते हैं आप जिस समय इंश्योरेंस कराते हैं। यस सर। आपकी ड्यूटी, आपका ऑब्लिगेशन केवल एक चीज था, प्रीमियम देना। आपने प्रीमियम दे दिया, आपकी ऑब्लिगेशन खत्म। अब रह गए आपके हाथ में केवल राइट। आपने अपनी गाड़ी बेची तो इंश्योरेंस भी ट्रांसफर कर दिया खरीदार के नाम पर, जिसने गाड़ी खरीदी। अब यहां पर एक बात बताओ, आपने जो इंश्योरेंस ट्रांसफर किया उसमें केवल राइट ट्रांसफर हुए या राइट एंड ऑब्लिगेशन दोनों ट्रांसफर हुआ? इसमें केवल राइट्स ट्रांसफर हुए, क्योंकि ऑब्लिगेशन तो आप बहुत पहले पूरा कर चुके थे जब आपने इंश्योरेंस लिया था। यस सर। ठीक है। अब जो खरीदार है गाड़ी का वो तो स्ट्रेंजर है। इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट तो आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में था, है ना जी? बोलो हाँ। यस सर। चुप हो गए आज आप लोग। यस सर। हाँ, चहकते रहो, महकते रहो। वेरी गुड। तो भाई एग्रीमेंट ऑफ इंश्योरेंस किसके किसके बीच में था? आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। और बायर कौन था? स्ट्रेंजर। लेकिन अब बायर कौन है? असाइनी। साइनी। अगर कल को गाड़ी ठुक जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कौन लेगा? असाइनी। यानी बायर, असाइनी लेगा, है ना? इंश्योरेंस कंपनी ये नहीं कह सकती हम तो तुम्हें जानते ही नहीं, तुम तो स्ट्रेंजर हो, तुम कहां से आए। नहीं, वो असाइनी है, इसलिए वो एग्रीमेंट के सभी बेनिफिट्स को क्लेम कर सकता है। इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट बाय मेंबर्स ऑफ हिंदू फैमिली, बंटवारा हो रहा है घर का, कुछ हिस्से में उसके आया, कुछ हिस्से में अपने आया, कुछ किसी और के हिस्से में आया। अगर सेटलमेंट ठीक नहीं हुआ है तो आगे आने वाले जो फैमिली मेंबर्स हैं, मान लीजिए कि जिस समय बंटवारा हुआ उस समय एक भाई कुंवारा था, उसके हिस्से में प्रॉपर्टी कम आई, वो उसमें स्यू नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी पत्नी जो कि बाद में पत्नी बनी सेटलमेंट के बाद में, वो स्यू करना चाहती है। क्या वो कर सकती है? भाई वो तो स्ट्रेंजर है, बट यहां उसे एक्सेप्शन में रखा गया है, फ्यूचर फैमिली मेंबर भी स्यू कर सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी, कोई पैसा किसी और के ऊपर ड्यू था, आपने कह दिया ठीक है ये पैसा मैं लौटाऊंगा, आपने वो लायबिलिटी एक्नॉलेज कर ली, अब आप भी पार्टी बन गए। ठीक है जी। देन फैमिली, फ्यूचर फैमिली मेंबर इन रिटर्न फैमिली सेटलमेंट, ये दोबारा रिपीट हो गया, ये गलत तरीके से रिपीट हो गया है बेसिकली। यहां पर है मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ अ फीमेल मेंबर, ये मैं ठीक कर देता हूं, चलिए। मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ फीमेल मेंबर, कोई भी ऐसा एक्सपेंस, कोई भी ऐसा खर्चा जो कि शादी के समय में तय हुआ था। एक लड़की की शादी हुई, जिस समय उसकी शादी हुई उस समय उसका हस्बैंड कुछ करता नहीं था। उस लड़की के ससुर और उस लड़की के पिता के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि जब तक ये लड़का कमाने नहीं लग जाएगा, इस लड़की के डेली एक्सपेंस, यानी अपनी बहू के डेली एक्सपेंस, बेटे की पत्नी के डेली एक्सपेंस ससुर जी देंगे। ये मैरिज के टाइम में तय हुआ। किस किस के बीच में तय हुआ? लड़की के ससुर और लड़की के पिता के बीच में। लड़की तो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी नहीं थी, लेकिन वो लड़की
अगर ध्यान से सोचो तो वो बेनिफिशियरी तो हुई एग्रीमेंट की। तो दैट फीमेल मेंबर कैन sue फॉर हर मैरिज एक्सपेंसेस। कोवेनेंट्स रनिंग विद द लैंड, कोई जमीन हमने खरीदी, उसमें कुआं है, जिसने बेची उसने कहा आप ये कुआं बंद नहीं करोगे। हमने कहा ठीक, जमीन हमने खरीद ली। यहां पर जमीन के साथ एक कोवेनेंट जुड़ गया है, एक शर्त जुड़ गई है। क्या शर्त जुड़ गई है? कुआं बंद नहीं करेंगे। अब वो जमीन हमने आगे बेच दी, तो जो खरीद रहा है, जिसने हमसे जमीन खरीदी, वो कुआं बंद करना चाहता है। तो जो ओरिजिनल ओनर था, जिससे हमने जमीन खरीदी थी, क्या वो उसे कुआं बंद करने से रोक सकता है? वो तो मेरे और बायर के बीच में पार्टी था ही नहीं। हाँ, रोक सकता है। क्यों? क्योंकि कोवेनेंट यानी शर्त जो कि लैंड के साथ जुड़ी हुई है, वो बीच में जो भी पार्टीज हैं उनमें से कोई भी क्लेम कर सकता है। जब तक वो पार्टीज जिन्होंने वो शर्त लगाई थी, रखी थी एग्रीमेंट में, वो उस शर्त को नहीं हटा देते, तब तक वो शर्त हमेशा लैंड के साथ साथ चलती रहेगी। और जिन्होंने वो शर्त लगाई थी, जिन्होंने वो शर्त रखी थी एग्रीमेंट में, वो किसी के ऊपर भी स्यू कर सकते हैं अगर वो शर्त का उल्लंघन करता है तो, कंडीशन का उल्लंघन करता है तो। क्वेश्चन आ गया जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन? इज एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ प्राइवेटी? ऑल ऑफ द अबव यानी डी सही भी सही है। चलिए जी, अब ए आ गया, इनकैपेबल पर्सन। इन लोगों के साथ एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता, या इन लोगों के साथ अगर आपने एग्रीमेंट किया है तो वो वॉइड होगा। किन लोगों के साथ? माइनर, अनसाउंड माइंड एंड पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। यहां पर अनसाउंड माइंड में ल्यूनेटिक, ड्रंकार्ड, डेलीरियस, इडियट्स, ये 4 लोग कवर होंगे। माइनर के बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, सॉरी, उससे पहले समझ लीजिए अनसाउंड माइंड कौन होता है। कोई व्यक्ति जो कि टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट को नहीं समझ सकता, या टर्म्स तो समझ सकता है लेकिन अपने भले की नहीं सोच सकता, रेशनल जजमेंट नहीं ले सकता, वो अनसाउंड माइंड कहलाता है। मान लीजिए 2 लोगों के बीच में शर्त लग रही है कि भाई पहली मंजिल से कूदोगे तो मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा, दूसरी मंजिल से कूदोगे तो 2000 रुपए दूंगा, तीसरी मंजिल से कूदोगे तो 3000 रुपए दूंगा। दूसरा शख्स कह रहा है ठीक है, ये 18 माले की बिल्डिंग है, मैं 18 माले से कूदूंगा, मुझे 18,000 रुपए दोगे? वो कह रहा है हाँ दूंगा। ये कह रहा है वेरी गुड, लेकिन चाहिए 100 के नोट, 500 2000 के नकली निकल आते हैं और नीचे आते ही चाहिए। टर्म्स तो सारे समझ रहा है, लेकिन क्या जो निर्णय वो ले रहा है, जजमेंट वो ले रहा है, वो रेशनल है, समझदारी भरा निर्णय है? 18वीं मंजिल से कूदेगा और कह रहा है नीचे आते ही 18,000 रुपए चाहिए। नो सर, नहीं है। पागलपन की निशानी है ये। सर वो बचेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं, वो समझ ही नहीं पा रहे। बचेगा ही नहीं लेने के लिए। देखो आप समझ पा रहे हो तो यानी आप अनसाउंड माइंड नहीं हो, आप साउंड माइंड हो, है ना? अब ये ल्यूनेटिक वो होता है जो कभी कभी पागल होता है। तो जो कभी कभी पागल होता है, बहुत ज्यादा गर्मी में पागल हो जाता है, बहुत ज्यादा ठंड में पागल हो जाता है, किसी विशेष सीजन में पागल हो जाता है, वो उस समय एग्रीमेंट कर सकता है जिस समय वो पागल नहीं था। एक होता है इडियट, जो हमेशा पागल रहता है। तो जो हमेशा पागल रहता है वो एग्रीमेंट नहीं कर सकता। ल्यूनेटिक एग्रीमेंट कर सकता है जिस समय वो पागलपन के दौरे में नहीं था। ड्रंकार्ड भी एग्रीमेंट कर सकता है अगर उसके सोचने समझने की शक्ति नहीं चली गई है ना? सिर्फ ये कहना कि इस आदमी ने शराब पी हुई है इसके साथ एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, नहीं। अगर वो सोच समझ रहा है, सारी बात सही समझ रहा है, रेशनल जजमेंट ले रहा है, तो उसके साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं।
डेलीरियस का मतलब है कोई आदमी बहुत ज्यादा बीमार है, लोगों को पहचान तक नहीं पा रहा है, तो उसके साथ एग्रीमेंट करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो अपने सोचने समझने की शक्ति खो चुका है। ठीक है जी। ये जो मैंने ल्यूनेटिक वाली बात बताई है, ध्यान रखना, ये एग्जाम में आता है कि ल्यूनेटिक एग्रीमेंट कर सकता है उस समय जिस समय की वो ल्यूनेटिक नहीं था। अच्छा, क्वेश्चन जो है एज ऑफ मेजोरिटी पे आ गया, इसलिए वापस चलते हैं। इंडियन मेजोरिटी एक्ट के हिसाब से अगर किसी की प्रॉपर्टी कोर्ट ऑफ वार्ड्स के पास है, एक व्यक्ति है जिसके माता पिता तो जीवित नहीं है लेकिन प्रॉपर्टी उस पर बहुत है, तो कोर्ट उसके ऊपर एक गार्जियन बिठा देता है जो उसकी प्रॉपर्टी की देखरेख करता है। ऐसा बच्चा 21 साल में मेजर होता है और बाकी सभी लोग 18 साल में मेजर होते हैं। तो एज ऑफ मेजोरिटी जनरली अगर हम पूछें तो 18 साल की है। ये एज ऑफ मेजोरिटी जो है ये इंडियन मेजोरिटी एक्ट से गवर्न होती है। कौन 21 साल में मेजर होता है? जिसकी प्रॉपर्टी कोर्ट ऑफ वार्ड्स के पास है। एज ऑफ मेजोरिटी इज डिफाइंड इन इंडियन में ऑप्शन सी इंडियन ऑप्शन सी इंडियन मेजोरिटी। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कह रहा है एज पर इंडियन मेजोरिटी एक्ट, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने डिफाइन करी एज ऑफ मेजोरिटी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो बस ये कह रहा है माइनर के साथ एग्रीमेंट मत करना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्शन टू द प्रीविटी, ये कहां से आ गया? एग्रीमेंट विद माइनर के कुछ रूल्स हैं। कह रहा है माइनर्स एग्रीमेंट इज ऑल टुगेदर वॉइड इन लॉ। इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द लॉ में इस्तेमाल किया गया है, वॉइड एब इनिशियो, बिल्कुल शुरू से ही वॉइड। void from the very beginning. वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। माइनर के साथ किया हुआ एग्रीमेंट वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग है और मेजर होने के बाद भी वो उस एग्रीमेंट को वैलिडेट नहीं कर सकता। माइनॉरिटी के टाइम में किसी को हमने पैसे दिए थे, अब वो मेजर हो गया है, हम कह रहे हैं अपने माइनॉरिटी के टाइम में लिए हुए पैसे को अब वैलिडेट कर दो, अब तो तुम मेजर हो गए। वो अगर वैलिडेट कर भी दे, रेटिफाई कर भी दे, तो हम उससे रिकवरी नहीं कर सकते, क्योंकि एग्रीमेंट जो पैसा दिया गया था वो माइनॉरिटी के टाइम में दिया गया था। माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। माइनॉरिटी प्ली का मतलब होता है डिफेंस लेना। जरूरी नहीं है कि एग्रीमेंट करते वक्त बताएगा कि मैं माइनर हूं। एक बच्चे ने, एक माइनर ने बैंक से लोन लिया, बैंक ने उससे कई बार पूछा तुम माइनर तो नहीं हो, तुम माइनर तो नहीं हो, तब नहीं बोला वो माइनर हूं। जब उसने पैसा देने से मना कर दिया, पैसा लौटाने से मना कर दिया बैंक को, और बैंक कोर्ट पहुंच गया, तब उसने कहा कोर्ट में जाके मैं तो माइनर हूं जी। अरे पहले तो नहीं बताया इसने, कोई बात नहीं, माइनर है, बच्चा है, बच्चा तो कर सकता है गलती। माइनर कैन ऑलवेज प्लीड हिज माइनॉरिटी। ए माइनर्स एस्टेट इज लाइबल फॉर नेसेसरीज। अगर किसी माइनर ने नेसेसरीज एक्वायर कर ली हैं, एजुकेशन के लिए लोन ले लिया, घर बनाने के लिए लोन ले लिया, मेडिकल सप्लाईज के लिए लोन ले लिया, उधार ले लिया, और माइनर के पास एस्टेट यानी प्रॉपर्टी है, तो उसकी प्रॉपर्टी बेचकर रिकवरी की जा सकती है। लेकिन यह ध्यान रखना है कि माइनर इज नेवर पर्सनली लाइबल। आप ये नहीं कह सकते कि माइनर जो है वो काम करे, पैसे कमाए और हमें दे दे। कोर्ट माइनर से कभी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकता। मतलब जो बात उसने तय की थी, इतने पैसे दे दो, ये काम कर दूंगा, कोर्ट भी उससे वो काम नहीं करा सकता। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि माइनर एजेंट हो सकता है, लेकिन माइनर पार्टनर नहीं हो सकता। हाँ, पार्टनर फॉर प्रॉफिट हो सकता है, और माइनर कभी भी पर्सनली लाइबल नहीं होगा। ये नहीं कह सकते कि माइनर पैसे कमाकर पैसे लौटा दे। इसके अलावा एक लिस्ट है जिसमें लोगों को लिस्ट किया गया है कि इनके साथ एग्रीमेंट मत कीजिए। एलियन एनिमी यानी विदेशी शत्रु, ऐसे देश का निवासी जिस देश से आपकी युद्ध छिड़ गया है,
ये बात ध्यान रखने की है कि एलियन एनिमी केवल वो हो सकता है जिस देश के साथ हमारी डिक्लेयर्ड वॉर हो। इस समय इंडिया की किसी के साथ डिक्लेयर्ड वॉर नहीं है, इसलिए हम दुनिया में किसी भी व्यक्ति से एग्रीमेंट कर सकते हैं। छोटी मोटी छुप छुप के इधर उधर बम लगाना, ये करना वो करना, जैसा हमारा भाई पड़ोसी करता रहता है, वो डिक्लेयर्ड वॉर नहीं है। तो हम पाकिस्तानियों से भी एग्रीमेंट कर सकते हैं, चाइनीज से भी एग्रीमेंट कर सकते हैं। इंसॉल्वेंट के साथ यानी दिवालिया के साथ एग्रीमेंट मत करना। क्यों मना कर रहा है लॉ? क्योंकि भाई वो तो आदमी पहले से ही फटे फटीचर हाल है। आपने तो काम कर दिया, अब आप उससे रिकवरी करना चाहते हैं, रिकवरी के लिए उस पर पैसा ही नहीं है, रिकवरी कहां से करोगे? इसलिए कोर्ट कह रही है इसके साथ एग्रीमेंट मत करना। फॉरेन सॉवरेंस, यूएनओ ने देशों के बीच में अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए ये कहा कि आप अपने देश का एक आदमी उस देश में बिठाइए, वो एक आदमी आपके देश में बिठाएगा, दोनों देशों के बीच में मित्रतापूर्ण संबंध बने रहेंगे। इन्हें कहते हैं राजदूत, एम्बेसडर। इन पर उस देश का कानून अप्लाई नहीं होता जहां ये गए हुए हैं। मान लीजिए फ्रांस का कोई राजदूत इंडिया में है, उस पर इंडिया का कानून अप्लाई नहीं होगा, उसे भारत की किसी कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो कल को वो एग्रीमेंट करके तोड़ दे, है ना, तो क्या रास्ता रहेगा आपके पास? कोर्ट तो आपकी मदद नहीं करेगा। इसीलिए लॉ मेकर्स कह रहे हैं राजदूतों के साथ एग्रीमेंट मत करो। जो सजा याफ्ता मुजरिम है, जो सजा काट रहा है, उसके साथ भी एग्रीमेंट मत करो। परफॉर्मेंस कैसे करेगा? कंपनियों के साथ भी एग्रीमेंट मना है, लेकिन अगर कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अगर लिखा है कि कंपनी ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, तो आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। चलो जी, अब वो टॉपिक आ गया जिसमें कि शुरू में किसी ने ये कहा था कि जी इसमें बहुत दिक्कत है, परेशानी है, कष्ट है। चलो इसको देख लेते हैं। फ्री कंसेंट सर कंपनी के साथ क्यों नहीं कर सकते? मतलब कंपनी के साथ कर सकते हैं, मैंने कहा, दोबारा दिखाता हूं। क्या कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर वो कॉन्ट्रैक्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है? चलो एक्सप्लेन कर देता हूं। जब कंपनी बनती है तो उसके दो डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। एक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें यह लिखा जाता है कि कंपनी क्या बिजनेस करेगी। मान लेते हैं कि उसमें लिखा है कि कंपनी बिल्डिंग बनाएगी, कंस्ट्रक्शन का वर्क करेगी, तो कंपनी कोचिंग नहीं चला सकती, ठीक है जी, फिर कंपनी कंस्ट्रक्शन ही करेगी। तो जब भी आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक बार उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ लीजिए कि जिस बात का आप कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं वो उसके मेमोरेंडम में लिखी है कि नहीं। कंपनी कह रही है कि हम कोचिंग चलाएंगे, उसके लिए आप हमें लोन दे दीजिए, जबकि कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा है कि कंपनी बिल्डिंग बनाएगी। जब कंपनी को पावर ही नहीं है कोचिंग चलाने की, तो वो कोचिंग के लिए लोन लेने का एग्रीमेंट नहीं कर सकती। वो केवल वही एग्रीमेंट कर सकती है जो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कॉरपोरेशन के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते, कंपनी के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट एक बार उसका मेमोरेंडम पढ़ लीजिए, सर है ना। हाँ जी सर, एक बार कॉन्विक्ट बता दीजिए ना फिर से। कॉन्विक्ट का मतलब है सजा याफ्ता मुजरिम, वो मुजरिम जो सजा काट रहा है। एक बात बताओ, जो मुजरिम सजा काट रहा है वो परफॉर्मेंस कैसे करेगा? सर आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। वीडियो नहीं दिख रहा है? यस सर, आपने दिख रहा है। आप टिल्ट कर लीजिए इसको, फोन को, है ना। हाँ, फिर दिखेगा। जी सर, क्या है बोल ना। रहे हैं? तो हम ये कह रहे हैं कि कन्विक्ट यानी जो आदमी सजा काट रहा है, वो जेल में है, उसके साथ एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। मान लीजिए कोई एक्टर है, उसको जेल हो गई,
और आप जाके जेल में उसके साथ एग्रीमेंट कराए कि आप मेरी फिल्म में काम करना, तो ज्यादा बड़ा मूर्ख कौन है, डायरेक्टर या एक्टर? भाई वो जेल में कैसे शूटिंग करेगा? जेल है वो, कोई सेट थोड़ी है। तो ये तो उसे पता होना चाहिए परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी। तो जो आदमी, सर अगर वो बेल पे बाहर आए हो फिर? नहीं तब भी नहीं, सजा तो चल रही है उसकी, है ना, सजा तो चल रही है उसकी कंटिन्यूटी में। सर हम जेल में जाके थोड़ी एग्रीमेंट करेंगे। कर लिया जाके, मिलने गए थे, करा लिया उससे साइन, अच्छा। है ना। तो ये तो बात खुद समझनी चाहिए कि भाई जैसे इंसॉल्वेंट है, कोई दिवालिया है, भाई उसके साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हो, कल को उसने डिफॉल्ट कर दिया तो रिकवरी कैसे करोगे? समस्या आपके साथ हो जाएगी। लॉ को कोई परेशानी नहीं है, लॉ तो कह रहा है जाओ एम्बेसडर के साथ एग्रीमेंट करो, जाओ। लेकिन कल को अगर वो डिफॉल्ट कर दे तो रोते हुए कोर्ट में मत आना, कोर्ट तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इसलिए बनाई है ये लिस्ट। एलियन एनिमी यानी दूसरे देश का जो नागरिक है जिसके हमारे साथ पहले से ही लड़ाई चल रही है, हम तो उसके देश को भी कुछ नहीं कह सकते कि तुम्हारे देश के नागरिक ऐसा कर रहे हैं जी, उससे तो पहले ही लड़ाई चल रही है। वो तो कहेगा बढ़िया हुआ, नुकसान हुआ तुम्हें, बहुत अच्छा हुआ। इसलिए ये लिस्ट बनाई। पहले इसमें प्रिंसली रूलर्स भी थे, राजा जो इंडिपेंडेंस से पहले राजा थे ना, वो भी इस लिस्ट में थे, क्योंकि उनको भी इंडियन कोर्ट्स में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता था। आजादी के समय में इंडिया में मिलने से पहले राजाओं ने कहा कि भाई हमें ये छूट दो कि भारत की पुलिस हमें नहीं पकड़ेगी, भारत का कानून हमें नहीं पकड़ेगा, भारत की किसी कोर्ट में हम जाके प्रस्तुत नहीं होंगे, हम तो राजा हैं, हम तो महाराजा हैं, लोग हमारे कोर्ट में प्रस्तुत होते हैं, हम क्यों किसी के कोर्ट में प्रस्तुत होंगे? नहीं मंजूर है तो नहीं मिल रहे हम भारत के साथ, है ना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोचा पहले मिलाओ फिर देखते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, प्रिंसली रूलर्स को हम कोर्ट में प्रेजेंट नहीं करेंगे। इसीलिए ये वो लोग भी थे इसमें। फिर बाद में जब ये छूट खत्म हुई तो यहां से भी हट गए, है ना। अगर कोई पुराना राजा है, आप उसके साथ एग्रीमेंट करना चाहो कर लो, अब तो वो सामान्य आदमी की तरह है ना। तो ये लिस्ट जो है कारण से बनाई गई है, रीजन है हर आदमी के पीछे। चलो जी, फ्री कंसेंट। A consent is said to be free when it is not obtained by the means of coercion, undue influence, misrepresentation, fraud, or mistake. Coercion, undue influence, misrepresentation, fraud, and mistake. Where mistake can be of two types: mistake of fact एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्शन की। कोर्शन का मतलब होता है ऐसा कुछ काम करना या करने की धमकी देना जो कि इंडियन पीनल कोड में फॉरबिडन है। इंडियन पीनल कोड में फॉरबिडन, मना है। इंडियन पीनल कोड एक लॉ है, एक एक्ट है जो कि अपराधों की लिस्टिंग करता है कि ये चीज अपराध है, ये चीज ऑफेंस है। तो ऐसा कोई काम करके जो आईपीसी में मना है, अगर आप किसी की कंसेंट लेते हैं तो वो कंसेंट वैलिड नहीं है। जैसे मार पिटाई करके, है ना, उसका मर्डर करने की धमकी देकर। एक और बात कोर्शन में कही गई है, कोर्शन नीड नॉट बी डायरेक्ट। जरूरी नहीं है कि कोर्शन यानी मार पिटाई, उत्पीड़न उसका किया जाए जिसकी कंसेंट चाहिए। किसी बिजनेसमैन की कंसेंट चाहिए और अपहरण कर लिया उसके बेटे का, तो बिजनेसमैन के साथ कोर्शन थोड़ी हुआ। कोर्शन किसके साथ हुआ? उसके बेटे के साथ। उसका प्रभाव कंसेंट पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। बाप तो कहेगा हाँ जी करा लो साइन जहां कराने। तो कहा गया है कोर्शन नीड नॉट बी डायरेक्ट। जरूरी नहीं है कि उसी आदमी के साथ कोर्शन किया जाए जिसकी कंसेंट चाहिए, और यह भी जरूरी नहीं है कि कोर्शन वही आदमी करे
जिसके साथ एग्रीमेंट हो रहा है वो किसी और से भी तो कह सकता है कि देखो मुझे इस आदमी की कंसेंट चाहिए, जाओ इसको पिटाई करो। और कहना अगर नहीं मानेगा, नहीं कंसेंट देगा तो और पिटाई करेंगे। तो प्रोमिसर ये नहीं कह सकता मैंने थोड़ी कोर्शन किया है, थर्ड पर्सन ने करा है, मेरी तो कंसेंट वैलिड है। नहीं, आपकी फायदे के लिए हमारे ब्राइट विजन एकेडमी के चैनल पर कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं जिनका टाइटल है सूटकेस। उनमें से कुछ वीडियोस जो बाद में लोड हुई हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड वीडियोस हैं। आप एक वीडियो जरूर देखिएगा जिसका टाइटल है चिनैया वर्सेस रमैया, वो कोर्शन से ही रिलेटेड है। सूटकेस नाम है उस सीरीज का, उसको देखिएगा जब समय मिले। लाइक भी कर देना अगर अच्छी लगे तो। जरूर सर करेंगे। हाँ, चलिए जी। तो बात क्या बनी? बात ये बनी कि कोर्शन नीड नॉट बी डायरेक्ट। वो आदमी कोर्शन करे जिसकी कंसेंट, जिसने कंसेंट लेनी है, या उस पर कोर्शन हो जिसकी कंसेंट लेनी हो, जरूरी नहीं है। अच्छा, एक और बात बताओ, आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड कहां अप्लाई होता होगा? इंडिया में या न्यूजीलैंड में? इंडिया में। इंडिया में। न्यूजीलैंड में तो नहीं होता होगा। तो मान लीजिए एक आदमी इंडिया में रहता है, हम भी इंडिया में रहते हैं, जिसकी कंसेंट लेनी है हमें, उसका बेटा न्यूजीलैंड में पढ़ता है, हम जाके न्यूजीलैंड में उसका अपहरण करवा लें, कोर्शन माना जाएगा कि नहीं? नो सर। नहीं। तो यहां एक और बात ध्यान रखो, कोर्शन नीड नॉट बी डन वेयर इंडियन पीनल कोड अप्लाइज। जरूरी नहीं है ऐसे प्लेस पर कोर्शन किया गया हो जहां इंडियन पीनल कोड अप्लाई होता हो। वो कह रहा है ऐसा कोई काम करके कंसेंट लेना जो इंडियन पीनल कोड में मना है, वो करो आप कहीं भी, ठीक है ना? दबाव डाला आपने न्यूजीलैंड में, प्रभाव कहां पड़ा? इंडिया में। कॉन्ट्रैक्ट कहां हो रहा है? इंडिया में। तो कोर्शन नीड नॉट बी डायरेक्ट, कोर्शन नीड नॉट बी डन इन इंडिया। अब बात क्या आती है जी? अगर कोई आदमी ये कहे कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, तो वो तो कोर्शन अपने ऊपर कर रहा है, वो तो कोर्शन अपने ऊपर कर रहा है। हाँ, कोर्शन तो अपने ऊपर कर रहा है, लेकिन दबाव उसका सामने वाले पर पड़ रहा है। ये जो चिनैया वर्सेस रमैया वाला केस है, उसमें यही हुआ। पति ने पत्नी को कहा एग्रीमेंट पे साइन करो नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। उसको नहीं डरा रहा है वो कि मैं तुझे मार दूंगा, वो कह रहा है मैं तो खुद मर जाऊंगा। दबाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, है ना? यहां भी कोर्शन हुआ माना जाएगा, कोर्शन हुआ माना जाएगा। फिर कहता है कि ज्यादा ब्याज चार्ज करना भी कोर्शन है क्या? नहीं, ज्यादा ब्याज चार्ज करना कोर्शन नहीं है। किसी पर मुकदमा करने की धमकी देना भी कोर्शन है क्या? नहीं भाई, मुकदमा करना कैसे अपराध हो सकता है? बताओ, मुकदमा करने की धमकी देना अपराध कैसे हो गया? है ना? ऐसी किसी काम की धमकी देना जो अपराध है वो कोर्शन में कवर्ड है, ऑफेंस है। तब फिर नंबर आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस का। अनड्यू इन्फ्लुएंस कहां माना जाएगा? जहां एक व्यक्ति के दबाव में उसकी विल के हिसाब से ही दूसरा व्यक्ति काम करता है, जो वो कहता है वही करता है, और इस ऑथोरिटी का फायदा उठाकर उसके साथ एग्रीमेंट किया गया। जैसे पेरेंट एंड चाइल्ड, डॉक्टर एंड पेशेंट, वकील एंड क्लाइंट, वकील की क्लाइंट पर, डॉक्टर की पेशेंट पर और पेरेंट की चाइल्ड पर विल को डोमिनेट करने का पूरा चांस होता है। उस विल को डोमिनेट करने वाली पावर का इस्तेमाल करके इससे एग्रीमेंट कराया गया। अनुचित प्रभाव कहते हैं इसे हिंदी में, अनड्यू इन्फ्लुएंस को। आपने अपनी पावर का, कैसी सॉफ्ट पावर का, मार पिटाई करके नहीं,
क्योंकि सामने वाला क्या मानेगा कि जो ये कह रहा है ठीक ही कह रहा होगा। ऐसे एग्रीमेंट्स को अनड्यू इन्फ्लुएंस से हुए एग्रीमेंट माना जाता है। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कोई ऐसी बात बोलना जो है तो झूठ लेकिन हमें लगती है वो सच। कोई चीज जो कि मेड इन चाइना है उसके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन यूएसए, है मेड इन चाइना, हमको क्या लगता है कि मेड इन यूएसए है। तो ऐसी कोई बात बोलना जो हमें लगता है सच है लेकिन है झूठ, उसको कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। और जो बात है झूठ और हमें मालूम है कि हम झूठ बोल रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं? ताकि सामने वाले की कंसेंट मिल जाए। हम ये झूठ बोलेंगे तभी ये कंसेंट मिलेगी। मान लीजिए कि कोई आदमी ये कहे कि जी मुझे आप सीएमए की कोचिंग दे दो, 100% पास हो जाऊं, इस बात की गारंटी दे दो। और पढ़ाने वाला कह रहा है हाँ 100% गारंटी है। उसे मालूम है 100% गारंटी नहीं है। वो क्या बोल रहा है? झूठ। कैसे? जानबूझकर। दैट इज कॉल्ड फ्रॉड। ये सब जो क्वेश्चंस आते हैं इनमें तो फाइनली ये होता है कि इन सब मेथड से अगर आपने कंसेंट ली है तो कंसेंट हो जाती है वॉइडेबल। कैसी हो जाती है? एग्रीमेंट हो जाएगा वॉइडेबल। मिस्टेक वाले केस में जरा ध्यान रखने वाली बात है। मिस्टेक हमने बताई दो तरह की हो सकती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ। और मिस्टेक भी दो तरह की हो सकती है, बाइलेटरल और यूनिलेटरल। बाइलेटरल मिस्टेक है, इसका मतलब दोनों लोग गलती पर है, इसका मतलब नो कंसेंसस एड आइटम। नो कंसेंसस एड आइटम। और हमने क्या पढ़ा था? कंसेंसस एड आइटम के बगैर अगर आपने एग्रीमेंट किया तो वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है? तो बाइलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगर है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा? वॉइड। यूनिलेटरल मिस्टेक यानी एक आदमी गलती पर है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है। अगर एक आदमी की गलती है, हम एक दुकान पर गए, हमने वहां से एक कैलकुलेटर खरीदा, घर आकर देखा तो वो कैलकुलेटर नहीं है, मोबाइल है। तो क्या हम उसे लौटा सकते हैं? नहीं। हमने अपनी मर्जी से खरीदा, हमने शॉपकीपर को नहीं कहा था कैलकुलेटर दे दो। हम तो गए, हमने कहा जी ये चीज दे दो। कितने की है? उसने कहा इतने की है, लो जीतते पैसे, और लेकर चले आए। उसको तो पता था शॉपकीपर को तो ये मोबाइल है। आप पूछते उससे कि क्या है, कैलकुलेटर है कि मोबाइल है। आपकी अकेले की गलती है, इसलिए आप उसे वापस नहीं लौटा सकते। दूध का पैकेट, छाछ का पैकेट एक सा लगता है ना? हमने दूध समझ के छाछ का पैकेट उठा लिया, 10 रुपए दे के चले आए। घर पहुंचे तो ध्यान से देखा, अरे ये तो छाछ है। लौटा सकते हैं क्या? नहीं लौटा सकते। यूनिलेटरल मिस्टेक की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता, वैलिड रहता है। मिस्टेक ऑफ लॉ भी दो तरह की होती है। एक होती है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, और एक होती है मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ इज जस्ट लाइक मिस्टेक ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन आता भी है। मिस्टेक ऑफ लॉ इज इक्विवेलेंट टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट। व्हाट अबाउट मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ? ये क्वेश्चन तो समझ लो, जान लो, लिख लो। कहता है इग्नोरेंशिया डे जुरिस नन एक्सक्यूज। यानी अगर आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लिया है जो इंडियन लॉ में नहीं किया जा सकता, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था जी ऐसा कानून है। हमने किसी का मर्डर कर दिया, पुलिस ने पकड़ लिया। हमने कहा भाई क्यों पकड़ रहे हो? उन्होंने कहा जी आपने मर्डर करा है। तो मर्डर पे तो सजा होगी, हमें तो पता नहीं था, आगे से नहीं करेंगे जी। तो क्या कोर्ट आपको छोड़ देगी?
आप कह रहे हो मेरे को मालूम ही नहीं था ऐसा कानून है, मालूम होता तो नहीं करता। इग्नोरेंशिया डे जुरिस नॉन एक्सक्यूज है, मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज नो एक्सक्यूज, यानी मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो मिस्टेक। लॉ की गलती से आपने एग्रीमेंट कर लिया है तो इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को मालूम नहीं था ऐसा कानून है। आपने किसी आदमी को ऐसी कोई चीज बेचने का वादा कर लिया है जिसके लिए लाइसेंस चाहिए और आपके पास लाइसेंस नहीं है। बाद में आपको पता लगा ये चीज बेचने के लिए, खरीदने के लिए लाइसेंस चाहिए। आपने कहा जी मैं तो नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ये तो लॉ में मना है। वो आपके खिलाफ पहुंच गया कोर्ट। कोर्ट ये कहेगी कि आपको लॉ मालूम नहीं था, ये आपकी गलती है। कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड। मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ की वजह से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो भी वैलिड रहेगा। देखो बाकी जितनी भी चीजें पढ़ी, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, इनकी वजह से होने वाला एग्रीमेंट वॉइडेबल होता है। मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ वैलिड, यूनिलेटरल मिस्टेक वैलिड, बाइलेटरल मिस्टेक वॉइड। ठीक, ध्यान रहेगा सर। हाँ जी सर वो खाली मिस्टेक ऑफ फैक्ट बोले तो वैलिड होगा या वॉइड होगा? हाँ, देखो पहले तो वो बोलेगा नहीं, है ना। मिस्टेक ऑफ फैक्ट दो तरह की हो सकती है, तो ऐसे तो वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर भी अगर वो कहे मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो वो पता है क्वेश्चन क्या पूछेगा? वैलिड, वॉइड, बोथ, एंड बी। तो सी लगा देना। वैलिड वॉइड दोनों हो सकता है। क्यों जी? यस सर। यस सर। ठीक, ये वाला जो पोर्शन है ये हम पहले पढ़ चुके थे, एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, है ना। तो मैं इसे दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं। वेजरिंग एग्रीमेंट हमने नहीं पढ़ा था। वेजरिंग एग्रीमेंट का मतलब है शर्त लगाना, पेमेंट ऑफ मनी और मनी इज वर्थ। जहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ पैसे देने का एग्रीमेंट करे या पैसे जैसी चीज देने का एग्रीमेंट करे। कब? ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। आज बारिश होगी तो मैं तुम्हें गोलगप्पे खिलाऊंगा, बारिश नहीं होगी तो तुम मुझे गोलगप्पे खिलाना। बारिश हुई तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा, बारिश नहीं हुई तो तुम मुझे 500 रुपए देना। फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंडेंट है, क्या पैसा दिया जाएगा या नहीं। और इसमें यह तय है कि एक आदमी पक्का हारेगा। देयर इज नो इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज एक्सेप्ट प्राइज मनी। बारिश होने या ना होने में हमारा और कोई हित नहीं, और कोई लालच नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। बारिश इतनी हो जाएगी पूरा शहर डूब जाए तो भी हमें सिर्फ किस बात की चिंता है? उस 500 रुपए की गोलगप्पे की। बस हमारा कोई सामान भीग नहीं रहा है कि बारिश होने से हमें कोई और चिंता है। नहीं नहीं, हमें बस एक चीज की चिंता है, दैट इज प्राइज मनी। तो जिसमें चारों पांचों गुण हो उसको हम शर्त का एग्रीमेंट कहते हैं। और पूरी इंडिया में वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड है, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात में ये इल्लीगल है। ठीक है? यस सर। पूरे देश में वॉइड है, महाराष्ट्र और गुजरात में इल्लीगल है। ठीक है जी। चलो 6:30 बजने वाले हैं, आज का कोटा भी पूरा हो गया है। स्टूडेंट्स और कोई बात स्पेशल हो, कोई आपकी विशेष डिमांड हो तो आप मुझे बताइए। जैसे आज एक स्टूडेंट ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा कराने के बाद एथिक्स कराइएगा, बिल्कुल कराएंगे जी। और हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। सर दिसंबर तक पूरा कोर्स हो जाएगा क्या? दिसंबर तक में सर कोर्स हो जाएगा क्या पूरा? बिल्कुल हो जाएगा, 100% हो जाएगा। बस एक बात ध्यान रखना जी, यस सर। जो हम क्वेश्चंस इसमें करा रहे हैं उनको रिपीटेडली करते रहना, यस सर। है ना। वीडियो Yes, रिपीटेडली मत देखना, कोई बात नहीं है, लेकिन जो टेस्ट के क्वेश्चन दे रहे हैं या वीडियो में क्वेश्चंस हैं
इनको रिपीटेडली करते रहना। कोर्स तो मैं करा दूंगा, मैं एक और जरूरत पड़ेगी तो एक और लेक्चर बढ़ा दूंगा वीक में, सर है अगर ना? क्वेश्चन पे डाउट हुई तो कहाँ से पूछे? है जी? सर क्वेश्चन पे डाउट हुए तो किन से पूछे? मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना? सर व्हाट्सएप नंबर, हाँ, लिखवाऊं? सर एक बार, यस सर। लो जी। सर कर अभी की लीजिए। पीपीटी ग्रुप में शेयर नहीं हुई है। वो मैंने जानबूझ के नहीं करी, पता है क्यों? क्योंकि उसमें क्वेश्चंस भी चले जाते हैं, क्वेश्चंस के आंसर भी चले जाते हैं। सर क्लास के बाद हो। हाँ, क्लास के बाद आ रही है, अभी आ रही है। ऐसे थोड़ी हम कहते हैं जारी रहेगी भलाई की सप्लाई, अभी आ रही है बिल्कुल, है ना? पहले क्वेश्चंस आ रहे हैं, टेस्ट आ रहा है, और फिर आ रहा है पीपीटी। ठीक है जी? बस आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। बाकी आपकी कोई दिक्कत हो, डाउट हो, समस्या हो तो हम बैठे ना, हम करेंगे सॉल्व। यस सर। ठीक है? यस सर। तो मत करिएगा ढिलाई, जारी रखिए पढ़ाई, और हम जारी रखेंगे भलाई की सप्लाई। थैंक यू वेरी मच। बाय सर।